हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं अब सिविक्स एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा फेडरलिज्म। अब हम फेडरलिज्म पढ़ने से पहले रिकॉल करते हैं कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो वहाँ हमने देखा था कि बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हो रहा है, बेल्जियम और श्रीलंका में किस तरीके से पावर जो है वो शेयर करी गई या नहीं करी गई। तो हमने देखा था कि बेल्जियम में क्या हुआ कि बेल्जियम में पावर जो थी वो दे दी गई, मतलब डच के पास भी अपनी पावर थी, वहाँ फ्रेंच के पास भी अपनी पावर थी। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जहाँ पे देखा जाए तो बेल्जियम में 59% डच थे, तो वहीं पे वो डच माइनॉरिटी में थे। कहाँ पर? उसकी कैपिटल सिटी जो है ब्रुसल, ब्रुसल में वो माइनॉरिटी में थे। तो हमने देखा किस तरीके से इन लोगों ने आपसी सहमति से एक दूसरे को पावर दी, अलग अलग अपनी अलग अलग जगहों पे। ठीक है, बेल्जियम में फ्रेंच को भी पावर मिली, जबकि बेल्जियम में फ्रेंच जो थे वो माइनॉरिटी में थे, लेकिन पावर उनको भी इक्वल मिली। और ऐसे ही ब्रुसल में भी पावर जो थी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई। लेकिन हमने ये भी देखा कि श्रीलंका में किस तरीके से पावर जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी गई, नहीं करी तो वहाँ वॉर हुआ, वहाँ लड़ाई हुई। वहाँ पे वॉर भी नहीं कहेंगे हम, एक कहेंगे कि वहाँ पे आपस में किसी की बनी ही नहीं, तो जब बनी ही नहीं तो पूरा सिस्टम खराब हो गया वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा कि इस तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था सिन्हाला को, और सिन्हाला के जो था फेवर में हो गया था ज़्यादा चीज़ जो थी वो सिन्हालास के फेवर में हो गई थी, और तमिल को किस तरीके से उन लोगों ने नेग्लेक्ट किया। ठीक है, अब हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से बेल्जियम में पावर जो थी वो डिस्ट्रीब्यूट हुई। ठीक है ना, हमने इस बारे में भी पढ़ा कि हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि कंट्री में किस तरीके से जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है ना, हमने देखे डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स देखे हम लोगों ने कि मतलब हमने पढ़ा एक तरीके से कि किस तरीके से सोशल ग्रुप्स में पावर बटी, किस तरीके से डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमने पढ़ा, किस तरीके से ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर बटी, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी को पावर्स मिली। तो अब यही हो गया है कि हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी पिछले चैप्टर में उसी चीज़ से हम समझते हैं फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरलिज्म में क्या देखा था हमने, एक चीज़ कि बेल्जियम में नहीं, हमने पावर शेयरिंग में क्या देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो पावर्स है वो रीजनल गवर्नमेंट को देती है ना। उसने पावर जो थी, हमने देखा कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी, और बोला कि अब स्टेट गवर्नमेंट का मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है ना, कोई किसी के ऊपर या किसी के नीचे नहीं, इंडिपेंडेंट है, अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। और हमने वहीं देखा कि यूनिटरी एक शिफ्ट हुआ यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे। ठीक है, तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है वो अब मैं आपको समझाऊंगी। वैसे ही हमने श्रीलंका में देखा कि वहाँ किस तरीके से यूनिटरी सिस्टम चला आ रहा था। तो फेडरलिज्म का मतलब यही होता है, क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, जो हम लोगों ने इससे पहले पावर शेयरिंग में पढ़ा कि किस तरीके से एक तो पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, एक पावर थी स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट पावर दे दी थी कि तुम लोग अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लो, तुम अपने डिसीजन जो है अपने स्टेट के इंटरेस्ट को देख के लो, तुम्हारे स्टेट में क्या कमी है, क्या सही है, क्या गलत है, उस हिसाब से लो, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो फेडरलिज्म का मतलब यही होता है। ठीक है, ये दो हिस्सों में बटा है। पहला एक मतलब फेडरलिज्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो वो लोग होते हैं जो कि कॉमन नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ये लोग वो लोग होते हैं जो एक एक नेशनल मतलब एक कॉमन नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। ठीक है, अब जैसे हो गए रमेश पोखरियाल जी, तो ही इज़ द वो जो है वो एचआरडी मिनिस्टर है ना। तो अब पूरे हमारा एजुकेशन जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, सीबीएसई आईसीएसई अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन इन सबको कौन देखता है? रमेश पोखरियाल देखते हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कौन देखते हैं? धन सिंह रावत जी देखते हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम वो हो गए वो हो गए कॉमन नेशनल इंटरेस्ट का एजुकेशन देखने, नेशन इंटरेस्ट का एजुकेशन देखने वाले कौन? रमेश पोखरियाल। और स्टेट का एजुकेशन देखने वाले हो गए धन सिंह रावत। तो इस तरीके से पावर्स जो है दोनों में आपस में बटी हुई है। एक स्टेट को देख रहा है तो एक नेशनल में देख रहा है, एक प्राइम मिनिस्टर है तो दूसरा
चीफ मिनिस्टर है ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसको मतलब ये एक हो गया हमारा समझना कि फेडरलिज्म क्या होता है। और अब हम यही पढ़ेंगे आगे कि किस तरीके से फेडरलिज्म में पावर, क्या उसके फीचर्स होते हैं, किस तरीके से पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है या फिर क्या किसकी पावर होती है। तो अब क्या हो गया है, अब हमने देखा यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, हमने देखा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम हमने देखा बेल्जियम में, यूनिटरी सिस्टम हमने देखा कहाँ देखा हमने, श्रीलंका में। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर दे सकती है। वो कह सकती है कि ये हमारा ऑर्डर है और ये तुमको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट जो है, द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट कि हम लोग ठीक है हम ये करेंगे, और अगर हमने नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ठीक है, दे आर आंसरेबल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। बट फेडरल सिस्टम में क्या है, फेडरल सिस्टम में दी सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन नॉट गिव एनी या दे कैन नॉट पास एनी ऑर्डर टू सेंट्रल टू दी लोकल गवर्नमेंट। वो लोकल गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट के अपने ऑर्डर्स हैं, अपनी पावर्स हैं, तो वो किसी पे निर्भर नहीं है। ठीक है, प्लस दे आर नॉट आंसरेबल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर दे भी दिया स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट मना कर देगी और वो आंसरेबल भी नहीं है कि क्यों मैंने मना किया। दे आर नॉट आंसरेबल बिकॉज दे हैव देयर ओन पावर। तो ये क्या है, ये है अंडर यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम। ठीक है, यूनिटरी सिस्टम में हमने देखा कि यूनिटरी सिस्टम में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, द सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पावर है वो लोकल सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पावर दे सकती है। ठीक है, पावर सॉरी ऑर्डर दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को अंडर यूनिटरी सिस्टम ऑर्डर दे सकती है, बट फेडरल सिस्टम में वो नहीं दे सकती ऑर्डर। प्लस सेंट्रल यूनिटरी देखो यूनिटरी सिस्टम में बहुत कंफ्यूज हो गए। यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर देगी और वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, किसी स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल भी नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि क्यों मैंने कोई ऑर्डर तुम्हारा नहीं माना। दे आर नॉट आंसरेबल, वो सीधा मना भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गया फेडरल सिस्टम में एक। तो अब फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला फीचर है देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, विच इज क्वाइट ऑब्वियस कि फेडरल सिस्टम में 2 या ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। एक सिंगल गवर्नमेंट नहीं गवर्न करती है, आपके ज्यादा से ज्यादा लेवल होते हैं जो कि सिटीजन्स को गवर्न करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन, बट tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. Now I am a citizen of India. ठीक है, तो मुझे द प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो गवर्निंग द स्टेट क्या चीफ मिनिस्टर इज ऑल्सो गवर्निंग। तो स्टेट गवर्नमेंट भी मुझे गवर्न करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी मुझे गवर्न करे, दोनों मुझे गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो गवर्न दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दायरे अलग हैं, दोनों का एरिया अलग है। ठीक है, सब अपने अपने लिमिट्स में गवर्न कर रहे हैं, जो उनके दायरे हैं उसमें रह के वो गवर्न कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अपना दायरा है, स्टेट गवर्नमेंट का एक अपना दायरा है, जो कि डिवाइडेड है लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कि किसका एरिया कौन सा, मतलब ये डिवाइडेड है एंड दे कैन नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स एरिया। ठीक है, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एरिया है तो स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया में नहीं इंटरफेयर कर सकता है। उसके बाद क्या हो गया, इसके बाद है हमारा कि द ज्यूरिडिक्शन मतलब जो दायरे हैं ऑफ रिस्पेक्टिव टीयर्स ऑफ जो दायरे हैं जो कि हर गवर्नमेंट को मिले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली उन्हें मिले हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दिया है। ठीक है, हवा में नहीं मिला उन्हें, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें एक दायरा दिया, उन्हें एक अथॉरिटी दिया, उन्हें एक एग्जिस्टेंस दिया है कि तुमको हम लोग ये अथॉरिटी देते हैं या तुमको हम एक एग्जिस्टेंस देते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली हम गारंटी करते हैं तुमको कि तुम कोई भी ऑर्डर बना सकते हो। ठीक है, अपने दायरे में रह के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दी है या जो तुम्हें जो काम दिया है उस काम के लिए तुम कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हो, लेकिन अपने दायरे में रह के। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद है हमारा द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कैन नॉट बी चेंज्ड
ठीक है, यूनिलेटरली बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नाउ अब सेंट्रल गवर्नमेंट होगी सबसे बड़ी गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी को कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई मिल गया है, ठीक है, अगर मान लो किसी XYZ कोई भी है, उसको बोल दिया कि तुम लोग जो हो तुम इस चीज़ के मिनिस्टर बन चुके हो, ठीक है, हेल्थ के मिनिस्टर बन गए हो, मान दो तुम, या चलो HRD है रमेश पोखरियाल जी, तो आप HRD मिनिस्टर है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकता कि HRD मिनिस्टर जो है अभी इसको हटा दो यहाँ से, नहीं कह सकते, वो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो है ये इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, ये अथॉरिटी मिली है, एग्जिस्टेंस मिली है, किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी की है इनको कि आपको ये काम करना है, ठीक है। ये जो ड्यूरिडिक्शन है ऑफ रिस्पेक्टिव टीयर ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको मतलब हम लोगों ने ये पर्टिकुलर एरिया दे दिया है, तो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज हिम, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है उन्हें, ठीक है। अब क्या है, अब हमारा आगे होगा कि अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोर्ट्स जो है वो उनके पास भी एक पावर है। अब कोर्ट्स के पास भी जो है वो एक पावर है, उनकी क्या पावर है वो हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। जैसा कि मैंने आपको 4 फीचर्स इसके बताए कि फेडरलिज्म पहला तो कि 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसके बाद एक ही सिटीजन को अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या कर रहे होते हैं, अलग गवर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। ज्यूरिडिक्शन बता दिया कि सबके अपने अपने दायरे होते हैं, आपको एक बताया कि वो दायरे जो है वो उन्हें कोर्ट बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब कोर्ट्स पे भी पावर्स हैं, ठीक है, कोर्ट्स पे क्या पावर्स है कि कोर्ट्स पे पावर्स है कि वो इंटरप्रेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो कोर्ट क्या होता है ना, कोर्ट एक न्यूट्रल होता है, कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना स्टेट गवर्नमेंट का है, कोर्ट जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो वो अगर दोनों के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या फिर कोई भी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मैंने बता दी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती है ना, या फिर ये नहीं बोल सकती कि अगर किसी को पोस्ट मिल गई है तो वो ये नहीं बोल सकते नहीं अब आपकी पावर्स जो है वो ख़त्म हो गई है। तो ये सबका ध्यान कोर्ट रखता है, कोर्ट देखता है कि क्या सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब कुछ एक मैनर में हो रहा है, एक प्रोसेस में हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सही गलत ये सारी चीज़ें जो होती है ये कोर्ट देखता है, कोर्ट बताता है, ठीक है। अब एक 6 पॉइंट क्या हो गया आपका कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब हर गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू भी चाहिए, एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए अपनी, कि क्यों कि वो अपनी गवर्नमेंट अपने स्टेट में अगर गवर्नमेंट है तो वो स्टेट चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर ईच लेवल, हर लेवल के लिए वो भी एक स्पेसिफाइड होता है, मतलब क्लियरली स्पेसिफाइड होता है कि इसको इतना रेवेन्यू मिलेगा, इसको इतना इनको इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कि ये अपने स्टेट को सही कर सके, अपने स्टेट में डेवलपमेंट कर सके। तो ये जो होता है ना, ये सारी चीज़ें भी ऑलरेडी रिटर्न होती हैं। इसके बाद क्या है, अब ये तो हो गए हमारे 7 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स। हमने इन 6 पॉइंट्स में देखा कि किस तरीके से जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो 2 से ज़्यादा होती है, उसके बाद 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो एक ही सिटीज़न को भी गवर्न कर रही होती हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि लेकिन इन सबके दायरे अलग अलग होते हैं, भले ही एक सिटीज़न को गवर्न कर रही है लेकिन इनके सबके दायरे अलग है, ठीक है। और वो दायरे इन्हें कौन देता है, वो दायरे इन्हें देता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन पे भी पावर आ गई है तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ गलत फैसले ना ले, इसीलिए कोर्ट जो होता है वो फिर एक और सुप्रीम पावर होती है जो कि ये देखती है कि हर चीज़ सही हो रही है, मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपस में ठीक है और कुछ गड़बड़ ना हो रही हो, ठीक है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है कि फाइनेंशियल रेवेन्यू जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी स्पेसिफाइड होता है फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये थे द 6 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। इन्हें स्टेप बाय स्टेप आप लर्न करेंगे तो बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे आपको। इसके बाद क्या है, फेडरल सिस्टम के ना एक डुअल ऑब्जेक्टिव होता है। क्या होता है, पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। एक यूनिटी आती है कंट्री में, यूनिटी क्या आती है कि सब लोग जो है ना, जब हर किसी को पावर मिली है, अब देखो हम लोगों ने बेल्जियम में देखा कि फ्रेंच को भी और डच को दोनों को पावर में रखा गया, तो एक यूनिटी थी,
दोनों में एक यूनिटी थी। जब फ्रेंच ने जब जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे हमको पता है कि फ्रेंच मेजॉरिटी में थी, लेकिन उन्होंने तब भी वहाँ डच को पावर दी। तो डच ने भी बेल्जियम में किसको पावर दी? फ्रेंच को पावर दी। तो ये क्या हुआ? ये हो गया यूनिटी, ये सब यूनिटी में रह रहे हैं। दूसरा क्या होता है? एक रीजनल डाइवर्सिटी आती है। डाइवर्सिटी मतलब हम लोगों ने देखा सिंहाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी जो थी दोनों अलग अलग थे, रीजनल थे ना। कोई सिंहाला कम्युनिटी जो थी वो बुद्धिस्ट को मानते थे, और तमिल कम्युनिटी जो थे वो हिंदू और मुस्लिम्स थे बेसिकली। लेकिन इन्होंने एक रीजनल डिस्प्यूट क्रिएट किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा हमारा, इन्होंने अपनी कम्युनिटी को बचाने की कोशिश की, प्रोटेक्शन दी अपने बुद्धिज़्म को भी। इन्होंने कहा कि बुद्धिज़्म जो है उसको भी एक पावर है, या फिर इनको भी कुछ रिजर्वेशन राइट्स हैं। तो ये क्या होता है? ये रीजनल डाइवर्सिटीज़ होती है जो कि एक कंट्री में नहीं रह पाई, श्रीलंका में नहीं रह पाई। तो इसको क्या कहते हैं कि जब एक, जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एवरीबडी इज लिविंग, तमिलियंस आर देयर, देन वी हैव हमारे यहाँ तमिलियंस हैं, हमारे यहाँ केरला से हैं, हमारे यहाँ साउथ इंडियन है, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया है। तो हर सब लोग एक तरह से रह रहे, पंजाबी हैं, हमारे यहाँ गुजराती हैं, सब लोग। ये होती है एक रीजनल डाइवर्सिटी। तो ये कौन कैसे क्रिएट होती है? ये होती है एक फेडरल सिस्टम में, जब आप पावर जो है आपस में बांट देते हो, जब हर किसी के पास पावर है, जब हर कोई अपने स्टेट को चला रहा है, जब कोई अपनी नेशन को चला रहा है, जब सब पे एक इक्वल पावर है, तो उसको कहते हैं एक रीजनल डाइवर्सिटी बनती है, एक यूनिटी बनती है। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। अब क्या हो गया है? अब हम देख रहे हैं कि एक एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वेरी करती है, ठीक है, वेरी फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, ठीक है। अभी क्या है ना, देखो अब हम इसमें ना दो तरह के रूट्स पढ़ेंगे थ्रू विच द फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। मतलब देखो इंडिया में एक अलग फेडरेशन है। इंडिया में क्या है? द मेन पावर जो है वो हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो हमारा जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्रेसिडेंट है, इन पे है मेन पावर, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्टेट गवर्नमेंट आती है इसके बाद। तो ना पावर जो है वो डिफर करती है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स, लेकिन बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं है, बाकी में अलग है। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं टू रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। तो पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन या कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो हैं, वो एक साथ आती हैं और पावर जो है वो शेयर करती हैं, ठीक है। ये लोग क्या करती है? ये एक बिगर यूनिट फॉर्म करती है। मान इसमें एक एग्जांपल है यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या है? ये लोग आपस में आते हैं, स्टेट्स हो गए, ये लोग आपस में आते हैं और एक बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं एंड अपनी पावर्स को जो है वो शेयर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि डिसीजंस जो होते हैं ना वो एक यूनिटरी डिसीजन नहीं होता, या एक इंसान ही डिसीजन नहीं ले रहा है, या एक स्टेट एक कंट्री डिसीजन नहीं ले रही। डिसीजन जो है वो आपस में बढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा है, यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया बताया गया है। अब दूसरा आपका हो गया है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है जैसे इंडिया हो गया, जैसे बेल्जियम हो गया, जैसे हमने हमने बेल्जियम देखा, स्पेन हो गया। तो बेल्जियम में क्या था? बेल्जियम में ये था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, देन लोकल गवर्नमेंट। हमने इंडिया में देखते हैं, हमारे इंडिया में भी एक मेन गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, उसके बाद एक इंडिया की गवर्नमेंट है, उसके बाद आती है स्टेट की गवर्नमेंट, ठीक है। तो दो हिस्सों में बटे हुए हैं। तो यहाँ भी यही देख रहे हैं हम लोग कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में यही होता है कि जो मेन पावर होती है वो होती है ऊपर वाले लोगों पे, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर हैज द मेन पावर एंड आफ्टर दैट पावर इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट स्टेट लीडर्स, ठीक है। स्टेट में जो लोग हैं, जो वहाँ स्टेट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोग हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत हैं, तो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। तो इस तरीके से भले ही अलग अलग पार्टीज़ के हैं, लेकिन पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करी गई है ना। अलग अलग पार्टीज से हैं, लेकिन पावर जो है वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। और लेकिन इनकी मेन जो ये इंडिपेंडेंटली अपने अपने स्टेट्स के लिए डिसीजन भी ले सकते हैं, डिसीजन ले ही सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें जो पावर है वो स्टेट्स जो है वो स्टेट्स मिलके कुछ डिसाइड, ये दोनों मिलके डिसाइड नहीं कर रहा है। इंडिया उत्तराखंड राजस्थान और उत्तराखंड मिलके कोई चीज़ डिसीजन नहीं ले रहा है। अगर वो लोग मिलके डिसीजन लेते तो उसको कहते हैं हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन। लेकिन वो लोग अलग अलग इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे
होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो ये था द टाइप्स ऑफ फेडरेशन। हमने इसमें दो देखे, एक था कमिंग टुगेदर, एक था हमारा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। अब हम आगे पढ़ेंगे अब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री कैसे बना। हाँ, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग ये पढ़ने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका जो थे, ठीक है, आपकी बुक में यहाँ लिखा है कि बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजिंग डाइवर्सिटी, विच इज़ ट्रू। बेल्जियम में इट वॉज नॉट दैट हार्ड, क्योंकि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उन लोगों ने एक साथ में रहने का सोचा था, तो सोच विचार चल रहा था वहाँ पे ऑलरेडी, और उन्होंने किया भी। बट श्रीलंका में बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने सोचा, सिन्हालास ने सोचा हम पावर में आ जाते हैं, तो उससे सारा जो था गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो अब इंडिया में देखा जाए तो सो मेनी लैंग्वेजेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन्स। ठीक है, इसके बाद भी इंडिया जो है वो कैसे उसने कैसे शेयर किया, वो एक कैसे फेडरल कंट्री बनी, ये हम सब अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। देखो, इंडिया में जब आज़ाद हो गए थे, आज़ादी के बाद भी एक बहुत पार्टीशन हुआ। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स थे, देन सम स्टेट्स वांटेड कि हम लोगों को एक अलग कंट्री बना दो, हम लोग साथ में नहीं रहना चाहते, तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। लेकिन उसके बाद भी द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब इसमें ना फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया, उन्होंने बस ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, उन्होंने फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया, लेकिन द इंडियन यूनियन जो है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, वो लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, भले ही वो लोग फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट देन दिस इज बेस्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, उसको फॉलो किया जा रहा है फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स को। अगर हम 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़े, तो हमने पहला क्या पढ़ा था कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, है ना, विच इज़ ट्रू। हमने सेकंड देखा था जो गवर्नमेंट है उनको, मतलब एक दो तरह की अगर गवर्नमेंट भी या 3 तरह की गवर्नमेंट है, वो भी सेम सिटीजन को जो है गवर्न कर रही है। फिर हमने देखा कि इनके एक अपने दायरे हैं, फिर हमने देखा इनके दायरे कौन देता है, इन्हें दायरे जो देता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। फिर हमने देखा कि कोर्ट्स के पास भी पावर है ना, कि वो लोग ये देख सके कि ये अपने दायरों में रह के काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सब किसमें पढ़ा, हमने ये सब पढ़ा 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में। हमने ये देखा कि किस तरीके से एक रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू मिलता है जो इनको गवर्नमेंट को, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया कि वो सही मिलना चाहिए, है ना। उस पर भी इन लोगों ने पूरा क्लियरली स्पेसिफाइड था कि कितना रेवेन्यू किसको मिलेगा। ठीक है, अब क्या हो गया है, अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसने एक 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है इंडिया में चला आ रहा है। ठीक है, पहली हो गई यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो होती है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, लाइक द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ये लोग हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, एक गवर्नमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कौन होती है, जो अपने स्टेट के बारे में सोचे। ये तो आई होप आपको अब तक तो समझ आ ही गया होगा, मैंने पता नहीं कितनी बार रिपीट कर लिया है दोनों चैप्टर्स में ही। तो ये तो बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा कि 2 टाइप की गवर्नमेंट जो थी वो दे दी गई। अब देखो, ये फेडरलिज्म का ही तो फीचर हुआ ना कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद क्या, एक थर्ड टायर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म्स ऑफ पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, अब एक थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आ गई। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होगी, जैसे हम देहरादून में रहते हैं तो हमारे यहाँ पार्षद हो गए। ठीक है, अब कोई गांव में है तो गांव में पंचायती चुनाव चलता है, देहरादून में होता है पार्षद होता है, फिर गांव में हो गया पंचायती चुनाव। ठीक है, तो पंचायत सिस्टम होता है। तो ऐसे क्या हुआ, ये अब बिल्कुल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो आ गई हैं। ठीक है, तो अब दीज डिफरेंट टायर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिडिक्शन। अब इनके अपने दायरे होते हैं, इनके अपने रूल्स होते हैं, ये लोग अपने खुद, इनकी अपनी पावर्स होती है, ये किसी के साथ मिक्सड अप नहीं होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने क्लियरली प्रोवाइड किया 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एक बेसिक पॉइंट्स दे दिए, एक 3 पॉइंट्स दे दिया आपको। एक इन्होंने आपको 3-4 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है लेजिस्लेटिव पावर्स को बिटवीन दीज
ऑल ऑफ दीज, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, पंचायत जो सिस्टम है, इन सबको क्या है, स्टेट, सेंट्रल स्टेट और पंचायत गवर्नमेंट जो जो भी ये लोग लीडर्स हैं, इनको एक पावर दे दी गई है, ठीक है। तो इसमें 3 लिस्ट आती है। पहली आती है यूनियन लिस्ट, जो विच इंक्लूड्स द नेशनल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन ट्रेड्स जो होते हैं, ठीक है, बैंकिंग हो गया, करेंसी के बारे में हो गया, तो ये सब कहाँ इंक्लूड होता है, ये इंक्लूड होता है यूनियन लिस्ट में, ठीक है। इसके बाद क्या है, सो दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर थ्रू आउट अगर, दीज आर वेरी नेशनल लेवल मैटर्स ना। अगर आप करेंसी की बात करो तो एक ये नेशनल लेवल का मैटर हो गया है ना, ये एक स्टेट लेवल का मैटर नहीं। अब स्टेट में करेंसी डिफर नहीं होती कि पंजाब में अलग करेंसी है तो उत्तराखंड में अलग है तो दिल्ली में अलग है, नहीं, ये होता है एक नेशनल लेवल का होता है ये। तो यूनियन लिस्ट जो है ये सब्जेक्ट्स वो इंक्लूड करती है जो कि नेशनल लेवल। अब डिफेंस हर स्टेट का अपना ही होता है कि नहीं, उत्तराखंड का अपना डिफेंस है या दिल्ली का अपना डिफेंस है या यूपी या पंजाब या अमृतसर, इन सबका अलग डिफेंस है, नहीं, सबका एक ही डिफेंस है विच इज़ इंडिया। तो ये एक नेशनल लेवल के मैटर्स को जो है हैंडल करती है। तो यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द अब इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है वो खुद लॉ बना सकती है, मतलब प्राइम मिनिस्टर की मर्जी, वो क्या डिफेंस चाहता है, वो क्या करेंसी को किस तरीके से चाहता है। हमने देखा मोदी जी ने करेंसी चेंज कर दी, तो वो डिसीजन उनका था। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोल सकती कि नहीं आपने क्यों करेंसी चेंज करी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बोल सकती है, द डिसीजन बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका डिसीजन है ये। इसके बाद आगे हम स्टेट गवर्नमेंट पे। अब स्टेट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट कंटेन्स दी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, जैसे जैसे हमारी पुलिस होगी, हमारा ट्रेड हो गया, हमारा एग्रीकल्चर हो गया, दीज आर सम, इरिगेशन हो गया, ये सब स्टेट्स के मुद्दे होते हैं, ठीक है। ये अब पुलिस तो हर स्टेट में वेरी करती है ना, हर स्टेट में डिफर होती है पुलिस। अब हमारे यहाँ की पुलिस अलग है तो बिहार की अलग है, तो मुंबई की पुलिस अलग है, तो पुलिस जो होती है वो स्टेट, वो एक नहीं होती है, पूरे इंडिया की पुलिस एक नहीं होती, हर पुलिस के अपने अपने लॉज होते हैं, हमारे पुलिस के अपने लॉज होते हैं, तो उनकी पुलिस के, बिहार की पुलिस के अपने लॉज होते हैं। तो ये होती है ये सारे मैटर्स। अब एग्रीकल्चर हो गया, अब एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर में सेब हो रहे हैं तो यहाँ पे दालें हो रही हैं, तो ये क्या होता है, ये एग्रीकल्चर के भी अपने अपने लॉज होते हैं, अपना अपना टैक्सेशन होता है। ये सब कौन देखता है, ये देखती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो है ये स्टेट जो लॉ स्टेट लिस्ट में जो भी लिखा होता है कि आपके ये मैटर्स है, तो इस पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने लॉज जो है वो दे सकती है। अब क्या आगे, अब आगे कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, इंक्लूसिव सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ यूनियन एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट सोचे जो स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट के भी होते हैं, वो कौन देखता है, वो देखती है स्टेट, वो देखता है कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया आपका एजुकेशन, आपका फॉरेस्ट, आपका ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्स। अब एजुकेशन हो गया, एजुकेशन वेरी तो नहीं करेगी ना कि उत्तराखंड की एजुकेशन अलग है या फिर बिहार की अलग है या मुंबई की अलग है, सीबीएसई एक है, आईसीएससी एक है, हर कॉलेजेस के ऊपर है वो क्या। अब आईसीएससी उत्तराखंड भी अडॉप्ट कर रहा हुआ है, आईसीएससी के दिल्ली के कॉलेजेस ने भी अडॉप्ट किया है, तो कुछ मुंबई के कॉलेजेस ने अडॉप्ट किया, तो सीबीएसई भी उत्तराखंड में। तो ये क्या होता है ना, ये कुछ मेन ये होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। ये एजुकेशन पॉलिसीज जो होती हैं, या फिर आपका देखा जाए तो फॉरेस्ट हो गया, ये सब जो होते हैं ये होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, क्योंकि स्टेट के भी है, ये नेशनल के भी है, ठीक है, इसमें दोनों की राय चाहिए। उत्तराखंड में अब आपने यहाँ देखा, अब यहाँ देखो तो यहाँ पे एक यूके बोर्ड हो गया, यहाँ पे सीबीएसई या आईसीएसई भी, कॉलेजेस के ऊपर है वो क्या अपनाना चाहते हैं, वो कौन से बोर्ड को अपनाना चाहते हैं, स्कूल्स के ऊपर है। लेकिन ये बोर्ड्स का मेन जिम्मा किस पे, ऊपर पे, किस पे, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं ये लोग, ठीक है। अगर सीबीएसई के लिए कोई रूल, अब हमारा रूल था कि फाइनल यूजी का रूल था, यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि फाइनल ईयर के एग्जाम्स जो हैं वो होंगे ही होंगे। तो ये किसने लिया, ये स्टेट का मैटर भी है ना, मैटर तो ये स्टेट का भी है, ये मैटर नेशनल लेवल का भी है, क्योंकि सारे स्टेट्स के लिए है ये। तो ये होता है कॉन्करेंट लिस्ट में कि ये अफेयर्स के मैटर कौन, या ये अफेयर्स के डिसीजन कौन लेता है, ये लेती है हमारी एक अलग बॉडी बिठाई जाती है, वो लेती है, ठीक है। तो यूनियन एज वेल स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक्स लॉज ऑन सब्जेक्ट, मतलब इसमें यूनियन गवर्नमेंट भी ले रही है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी ले रही है, इसमें आपके निशंक जी भी ले रहे हैं, तो इसमें यहाँ धन सिंह रावत जी भी ले रहे हैं, दोनों, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर में आते हैं, बस एक सेंट्रल में है तो दूसरा स्टेट में, ठीक है। अब जो यहाँ उत्तराखंड के बच्चे होंगे उन्हें तो समझ आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपने यहाँ का एग्जाम्पल दे रही हूँ।
बट देन आई थिंक निशंक आपके स्टेट में एक अलग होंगे, आप पता करिएगा आपके स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर कौन हैं और फिर उनको आप धन सिंह रावत जी की जगह रखिए। जैसे उत्तराखंड के धन सिंह रावत जी है तो आप उनकी जगह अपने स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर को रखिए। तो वो हो गए आपके स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर, और निशंक हो गए हमारे, निशंक रमेश पोखरियाल, वो हो गए हमारे हमारे नेशन, हमारे यूनियन, हमारे सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर, ठीक है, सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसीज़ के मिनिस्टर। तो इस तरीके से क्या होता है, ये दोनों के, इन दोनों से पूछा जाएगा कि क्या डिसीजन किस तरीके से लेना है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब हो गए हैं व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन दीज। अब कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो इन तीनों लिस्ट में फॉल नहीं करते, या फिर जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। तो इसके लिए क्या होती है, इसके लिए एक अलग बॉडी होती है। इसके लिए अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके लिए हमारी किसको पावर होती है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट को पावर होती है। तो अभी तक हमने देखा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, मतलब हम लोग क्यों कहते हैं इंडिया को एक, कि इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है। तो अब हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे कि हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, मतलब हम लोग थोड़ा पार्लियामेंट्री के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनको एक स्पेशल पावर्स मिली गई है, तो हम उन पावर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात बोली गई है कि सम स्टेट्स इन्जॉय अ स्पेशल स्टेटस, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या होता है कि उनका एक अपना लॉ होता है, वहाँ एक अपना लॉ होता है। वहाँ के लॉ सिस्टम हमारे लॉ सिस्टम की तरह नहीं है। अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप वहाँ के रेजिडेंट होने चाहिए, तभी आपको वहाँ की प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये क्या है ना, ये एक अलग स्टेट है, ये एक अलग पावर मिली है इनको, ठीक है। मैनी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट, मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई प्रोविजंस ऐसे हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगे हुए, ठीक है, उनको नहीं है वो। जैसे हमारे यहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ बातें कही गई है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड देयर। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं जम्मू एंड कश्मीर के, तो आप जम्मू एंड कश्मीर में कोई लैंड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सम स्पेशल पावर होगी। ऐसे ही और स्टेट्स को भी मिली है, ठीक है। अब कुछ इंडियन, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर, दीज आर द, ठीक है। अब ये कुछ यूनियन हो गई, इनको क्या कहेंगे, यूनियन टेरिटरीज कहेंगे। यूनियन टेरिटरीज हो गई जो स्टेट से भी बहुत छोटी, जिनको एक स्टेट का नाम नहीं दिया जा सकता, या जिनको कोई अपने स्टेट में नहीं ले सकते, ठीक है, ड्यू टू जोग्राफिकल इशूज एज वेल। जैसे लक्षद्वीप हो गया आपका, लक्षद्वीप आइलैंड हो गया आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया, तो आप इनको अपने स्टेट्स में नहीं ले सकते हो। प्लस ये लोग बहुत छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है, ठीक है, इनको यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। जैसे चंडीगढ़ हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी हैं जिनको हम लोग जिनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। तो अब क्या हो गया है कि इनकी एक अपनी पावर है जो इन स्टेट्स में चल रही है। दे हैव देयर ओन स्पेशल पावर्स, जो कि स्पेशल पावर्स, इसमें स्पेशल पावर्स का ये मतलब हो गया कि पावर जो अलग है, हमसे अलग है, हमारी पावर्स से अलग, या फिर हम लोग जो हमारे लिए जो रूल्स बन रहे हैं उनसे अलग है, ठीक है। तो अब इसमें, ठीक है, अब दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें एक बिल्कुल अलग तरीके से पावर जो है वो शेयर हो रही है। क्यों हो रही है कि इसमें क्या होता है कि आप, एक तो पहली चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है जो कर रही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में सहमति भी होनी चाहिए। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें पार्लियामेंट के नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस। अगर कोई भी अरेंजमेंट है तो वो अरेंजमेंट जो है वो पार्लियामेंट भी अकेले चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। पहले ये क्या, पहले बोथ दी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपकी लोकसभा। अगर देखो, इस पूरे का मतलब ये है कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है उस पर्टिकुलर जगह के लिए, अगर हमें अंडमान एंड निकोबार के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो पहले वो पार्लियामेंट में पास होना चाहिए विद किससे, जो दोनों बॉडीज है, विच इज़ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये पास हो गया है, ठीक है, वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी ने बोल दिया है कि हाँ हम भी इस डिसीजन की सहमति देते हैं, तो ही वो डिसीजन पास होगा। अदरवाइज पार्लियामेंट अपने अपने उसमें खाली ये कह के कि नहीं हम तो चेंज करना चाह रहे हैं, हम तो करेंगे, ऐसे नहीं। मेजॉरिटी होगी, जब तक दोनों हाउस में मेजॉरिटी नहीं होगी, उस डिसीजन को लेके सहमति नहीं होगी, तब तक वो डिसीजन चेंज नहीं हो सकता है,
ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, इसमें अब जुडिशरी भी एक रोल प्ले कर रही है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जुडिशरी जो होती है वो ये देखती है कि सही हर चीज़ सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है ना, वो इन सबको देखती है। तो ये यही देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस और जो प्रोसीजर्स हैं ये जो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इनमें कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो ये सब का ध्यान कौन रखता है, हमारी जुडिशरी करती है। ठीक है, इसमें हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजंस लेते हैं कि क्या चीज़ सही है उसको लेके या क्या चीज़ गलत है उसको लेके। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर्स टू रेज रिसोर्सेज बाय लीविंग टैक्सेस टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या होगी कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है रिसोर्सेज को लेके। बट देखो, कोई भी अगर डिसीजन लेना है इन जगहों में, अगर आपको किसी भी डिसीजन पे आना है या आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है, उसके लिए सबसे पहली सहमति किसकी चाहिए, सबसे पहली सहमति चाहिए राज्यसभा और लोकसभा की, जो दो बॉडीज में पार्लियामेंट की, उनकी। जब तक आपके पास उनकी सहमति नहीं होगी आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। पार्लियामेंट अलोन कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। ठीक है, सो दिस वाज इट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब हम ये देखेंगे। तो जैसे हमने अभी पढ़ा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, हमने उसमें एक चीज़ देखी कि इंडिया जो है उसने कभी ये बोला ही नहीं, उन्होंने कभी फेडरेशन वर्ड को यूज़ किया ही नहीं था, है ना, कभी किया ही नहीं था। लेकिन उन्होंने किया थे, उन्होंने फीचर्स वही अप्लाई कर रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि फेडरलिज्म में थे, जो कि फेडरलिज्म में बताए गए थे। द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जो थे वही उन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई करे। पर अब बात आती है कि हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, मतलब फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया गया वहाँ पे। ठीक है, देखो, एक होता है कि आपने फेडरलिज्म की पॉलिसी अपना ली, दूसरा होता है आपने उसे एक सक्सेसफुल बनाया। ठीक है, आपने सक्सेसफुल अपनी पॉलिसी को क्या एक सक्सेस दी। तो वो कैसे दी, ठीक है, इंडिया में इट बेसिकली क्या था कि रियल सक्सेस ऑफ जो द रियल सक्सेस जो फेडरलिज्म से आया था वो इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूट टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। ठीक है, इंडिया में किस तरीके से लोग राजनीति कर रहे हैं या फिर वो लोग सच में जो पॉलिसीज़ हैं या फिर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सच में क्या स्टेट गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंसी दे रही है या नहीं दे रही है, या स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने डिसीजंस हैं इंडिपेंडेंट या नहीं, या फिर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उनका अपना उनके सारे डिसीजंस क्या राज्यसभा और लोकसभा मिलके फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सबको, इन फीचर्स को देखने के बाद ही हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो सक्सेस हुआ है। ठीक है, अदरवाइज हम नहीं बोल सकते। जब तक ये फीचर्स नहीं प्रूव होते, जब तक हम इन फीचर्स को नहीं देखते इंडिया में अप्लाई होते हुए, तब तक हम नहीं कह सकते कि इंडिया जो है एक फेडरल कंट्री है। तो अब क्या हो गया है यहाँ पे, सम मेजर वेज इन विच दिस हैपन, मतलब कुछ मेजर वेज बता रहे हैं जिससे हम लोग ये मान सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक फेडरल कंट्री है। तो वो वेज हम पढ़ेंगे। कुछ वेज जिनसे हम लोग एक स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म बता सकते हैं, उनमें पहला आता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो जो फर्स्ट स्टेप था, द फर्स्ट स्टेप, द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो वो था लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्या था, लिंग्विस्टिक स्टेट, अगर आप आपके इसमें बुक में एक पॉलिटिकल मैप दिया है इंडिया 2006 का, अगर आप देखो तो 1947 से 2006 में बहुत चेंजेस हुए, स्टेट्स में बहुत चेंजेस हुए, जो पुराने स्टेट्स थे वो हटा दिए गए, नए स्टेट्स जो हैं वो बनाए गए। ठीक है, तो ये स्टेट्स क्यों बनाए गए, ये स्टेट्स बनाए गए लैंग्वेज के बेसिस पे। लोगों ने सोचा कि हम लोग अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। अब जैसे पंजाब है, पंजाब में अगर आप देखें तो बेसिकली सारे पंजाबी ही मिलेंगे आपको पंजाब में ना, मतलब पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले ही मिलेंगे आपको पंजाब में। चंडीगढ़ में भी यही है, चंडीगढ़ में भी बात तो एक एक है। अगर हम बिहार में देखें तो बिहार लैंग्वेज बोलने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे। मुंबई में आपको महाराष्ट्रन मिलेंगे, तो तमिल में तमिलियंस लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो यही हर स्टेट को एक उत्तराखंड में देखा जाए तो गढ़वाली, आपको गढ़वाली जौनसारी हिमाचली बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो स्टेट्स को ना लैंग्वेज के बेसिस पे जो था वो बांट दिया गया था। ठीक है, तो अब क्या है, इसलिए बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ स्टेट्स हैव बीन, ठीक है, इस वजह से एरियाज और बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स जो था वो भी चेंज कर दिए गए। 1947 में द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वो चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट, अच्छा, बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स जो थी वो भी चेंज की गई टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। ठीक है, दिस वॉज डन टू इंश्योर द पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पंजाबी हूँ, चलो मान लो मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी बोलती हूँ, ठीक है, मेरी पंजाबी एक रीजनल लैंग्वेज है। कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे साउथ के लोग हैं, तमिलियंस हैं जो, तो तमिलियंस को अगर तमिल नहीं, अगर मान लो वो कहीं जाते हैं, उनको पता है कि देखो अगर मैं गढ़वाली हूँ, मैं गढ़वाली में ही सीमित नहीं रह सकती हूँ, मुझे अलग भाषा भी आनी चाहिए। ऐसे ही तमिलियंस जो है
उनमें क्या होता है, वो कई बार वो हिंदी थोड़ा बोलने में मुश्किल होती है, तो वो लोग क्या वो इंग्लिश बोल देते हैं, तो एक ऑप्शनल हो जाता है। पर अगर आप अपने ही रीजन में हो तो आप अपनी ही लैंग्वेज में बात करने में आप ज़्यादा ईजी रहेगा आपको, है ना, अपने ही लोगों से बात करने में, अपनी ही लैंग्वेज में बात करने में ज़्यादा ईजी रहेगा, और वो घर वाली फीलिंग भी आती है। तो यही था कि स्टेट्स को इन लोगों ने सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ये बना रहे थे, इन्होंने सोचा इसको लैंग्वेज के बेसिस पे जो है स्टेट्स को एक बार डिवाइड कर लेते हैं। एक और बेसिस पे क्या गया, वो था कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेसिस पे। जैसे नागालैंड, इसमें है नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। मैं उत्तराखंड की हूँ तो मैं उत्तराखंड का एग्जाम्पल देना ज़्यादा पसंद करूँगी कि ज्योग्राफी के बेसिस में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो एक प्लेन एरिया में है, लेकिन उत्तराखंड जो है, अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही है, मतलब एक ही नहीं है, मतलब उत्तर उत्तर एक ही है। तो इसमें क्या हुआ, इसको खंड और उसको प्रदेश इसलिए बना दिया क्योंकि वो प्लेन एरिया में है। उत्तराखंड जो है वो माउंटेन्स, यहाँ आपको ज़्यादातर जितने भी माउंटेन्स है ना, आपको ज़्यादातर वो उत्तराखंड में ही मिल जाएंगे। यहाँ पे जो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक जगह ऐसी मिलेगी जहाँ आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। तो ये ना थोड़ा हिली एरिया है ना, यहाँ आपको आपको यहाँ पे हिमाचलीज मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे जौनसारी मिल जाएंगे, आपको यहाँ गढ़वाली मिल जाएंगे। इनकी भले ही लैंग्वेज अलग है, इनका कल्चर अलग है, पर ये सब कहने को इन सबको पहाड़ी ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ क्षेत्र से आए हैं, पहाड़ी क्षेत्र से आए हैं। अगर ये लोग कहीं बाहर जाते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि ये पहाड़ी क्षेत्र से आए हैं, है ना, क्योंकि पहाड़ में रह रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं। तो इसीलिए इनको एक जोग्राफिकल बेसिस पे इनको जो था डिवाइड कर दिया गया। तो जब ये सब हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हो रहा था, तो कुछ लीडर्स ने सोचा कि ये ना गलत है, मतलब हमें नहीं करना चाहिए। बट देन जो ये थे सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा रहने दो, अभी थोड़ा ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स को रहने दो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो क्या होता है कि इससे लोग और यूनाइट होने लगे। ठीक है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, पीजी में जा रहे हो, ठीक है, कहीं बाहर जा रहे हो, मैं हॉस्टल गई थी, ठीक है, मेरे को हॉस्टल में एक गढ़वाली लड़की मिली थी जो कि हमारे ही एरिया की थी। तो वो एक घर वाली फीलिंग आ गई थी ना। आप कॉलेज में जा रहे हो, आपको वहाँ कोई गढ़वाली मिल जाए तो आपको क्या, मतलब बीइंग अ गढ़वाली, आई एम सेइंग कि अगर आपको वहाँ कोई गढ़वाली मिल जाए तो एक घर वाली फीलिंग आती है। जैसे आप पंजाबी हैं तो आपको कहीं कोई पंजाबी मिल जाए, बाहर जा रहे हैं पंजाबी मिल जाए, तो आपको एक घर वाली फीलिंग आती है। तो ये वही था कि इनको एक थोड़ा यूनिटी हो गई, ठीक है, लोगों में यूनिटी हो गई, एक भरोसा होने लगा लोगों में। तो इससे क्या हुआ, इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, एडमिनिस्ट्रेशन भी आसानी हुई। क्योंकि देखो, एक स्टेट में अगर एक ही तरह के लोग रह रहे हैं तो उस स्टेट को संभालना भी ईजी हो जाता है। तो ये था हमारा लिंग्विस्टिक पॉलिसी। अब हम आते हैं हमारा लैंग्वेज पॉलिसी में, जो कि था द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज वॉज द लैंग्वेज पॉलिसी। तो अब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में। तो हम आ गए हैं लैंग्वेज पॉलिसी में। देखो, मैंने अभी आपको इससे पहले ही एक लिंग्विस्टिक स्टेट्स में एक एग्जांपल दिया कि जैसे तमिल के लोग हैं, तमिल के लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, अगर वो कहीं बाहर जा रहे हैं, अब मान लो वहाँ का कोई लड़का है, वो आ रहा है पीजी के लिए दिल्ली में, अब वो दिल्ली में क्या लैंग्वेज बोले, दिल्ली में आपको तमिल तो हार्डली मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिलेगा, ठीक है। तो दिल्ली में वो क्या लैंग्वेज बोले, तो उसके पास वो एक ऑल्टरनेटिव हो जाता है कि उसको अगर इंग्लिश आती तो वो इंग्लिश बोले, हिंदी आती तो हिंदी बोले। लेकिन पहले क्या था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। उसने सिर्फ हिंदी को एक नेशनल स्टेटस था पहले, इंग्लिश को नहीं था, ठीक है, किसी भी रीजनल लैंग्वेज को भी नहीं था। रीजनल लैंग्वेज को देखो, अगर आप पंजाब में हो तो पंजाब में आप पंजाबी बोल सकते हो, वो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वहाँ की, ठीक है, वो आपकी स्टेट लैंग्वेज कह सकते हो आप उसको, लेकिन आप उसको एक नेशनल लैंग्वेज नहीं बोल सकते, वो आपकी स्टेट लैंग्वेज है। उत्तराखंड की गढ़वाली है तो वो मुंबई की महाराष्ट्रन है, मुंबई की मराठी है, सॉरी मैं महाराष्ट्रन बोल रही हूँ, मुंबई की मराठी है। तो वो एक क्या होता है, वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज हो जाती है, लेकिन आप उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री नहीं बोल सकते हो। लेकिन क्या होता, बट हिंदी इज़ अ मदर, अब हिंदी जो थी वो सिर्फ 40% लोगों की मदर टंग थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी एक लैंग्वेज को सिर्फ हिंदी को दे रखा था एक स्टेटस, और किसी को नहीं दिया था। लेकिन जो हिंदी थी वो 40% लोगों की मदर टंग थी, बाकी 60% लोगों को अपनी रीजनल लैंग्वेज ही आती थी। देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो अब कुछ सेफगार्ड्स भी थे जो कहते थे हमको हमारी लैंग्वेज बचाओ। मैं बोलूँगी उत्तराखंड की लैंग्वेज गढ़वाली बचाओ तो मुंबई बोलेगी कि हमारी मराठी बचाओ, ऐसा नहीं था। तो क्या हो रहा था, देयर आर 21 अदर लैंग्वेज जिनको शेड्यूल लैंग्वेज बाय द जिनको बोल दिया गया कि इनको शेड्यूल लैंग्वेज कहेंगे बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
21 अदर लैंग्वेजेस थी जिसको शेड्यूल लैंग्वेज का एक ओहदा मिल गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक कैंडिडेट अगर उसको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में अगर उसको एग्ज़ाम देना है तो वो उस लैंग्वेज का भी यूज़ कर सकता था, ठीक है। ही मे ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, जो कि 21 लैंग्वेजेस उसमें बताएगी, उनमें से किसी भी लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। कहाँ कौन दे सकता है? कैंडिडेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन के लिए एग्ज़ाम देना चाहता है वो इनमें से किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। अब क्या हो गया था, अब इसमें बताया गया कि श्रीलंका, जैसे श्रीलंका थे, वहाँ के लीडर्स ने क्या सोचा था कि वहाँ के लीडर्स ने सोचा था हम लोग सिन्हाला जो है उसको ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे और कोई मतलब तमिल कोई बोलेगा ही नहीं, बोलेगा कोई नहीं बोलेगा तमिल। उन्होंने कहा था सिन्हाला ही ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे एक बात हो गई थी कि अब जो नॉन हिंदी स्पीकर्स है, जिनको हिंदी नहीं आती, तो उनका क्या। तो अब क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आप इंग्लिश का यूज़ कर सकते हो, ये वॉज टू स्टॉप इन 1965, ठीक है। 1965 में ये मना कर दिया था कि आप इंग्लिश का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हो। लेकिन जब नॉन हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी, इन्होंने डिमांड की, इसमें तमिल का एग्जांपल लिया है। तमिलनाडु में एक वॉयलेंट एक जो मूवमेंट था उसने बहुत वॉयलेंट फॉर्म ले लिया था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एग्री कर दिया कि इंग्लिश को अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों को हम ऑफिशियल लैंग्वेज अलाउ करते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला हम लोग करते हैं कि ठीक है, अब आपको अगर हिंदी नहीं आती तो आप इंग्लिश बोल दीजिए। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, तो इंग्लिश और हिंदी आज के टाइम पे हमारी दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन चुकी है। Many critics thinks that this is the solution for English speaking elites, ठीक है। अब उन्होंने सोचा ये इंग्लिश स्पीकिंग जो एक कम्युनिटी है उनके लिए भी ईजी हो गया। अब तमिल, यहाँ पे तमिल का एग्जांपल इसलिए दिया कि वहाँ के लोगों को इंग्लिश जो है वो ज़्यादा सूटेबल होती है, वो हिंदी ईजिली नहीं बोल पाते, या फिर शायद बोल भी पाते होंगे, बट देन देयर वर सम पीपल जिन्होंने कहा कि हमको हिंदी नहीं आती तो हम लोग इंग्लिश में ही बोलेंगे, या तो आप इंग्लिश करो या हिंदी करो, दोनों मिला के करो, ठीक है। तो यही हुआ। इसके बाद बस इसमें यही बता रहा है कि द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प आवर कंट्री टू अवॉइड अ काइंड ऑफ सिचुएशन। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो होने वाला था उसको रोक दिया गया। अगर ये लोग बोलते कि नहीं हम लोग इंग्लिश को नहीं बनाएंगे, एक ऑफिशियल लैंग्वेज हम नहीं बनाएंगे इंग्लिश को, तो क्या होता, तो वॉर होता। वॉर भी नहीं, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, लोगों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता कि क्यों नहीं बना रहे हो आप इंग्लिश को, हम लोग तो हिंदी नहीं जानते। तो इसमें उन लोगों की बात भी सुनी गई, उस कम्युनिटी की बात भी सुनी गई जिसको हिंदी नहीं आती थी। तो ये था हमारा लैंग्वेज पॉलिसी के बेसिस पे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस, ठीक है। आगे हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में, इसमें देखो इसमें क्या होता है कि एक एग्जांपल देती हूँ। एक पार्टी है ए, एक पार्टी है बी। अब जो पार्टी ए है, ए पार्टी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है और उसी के लोग स्टेट गवर्नमेंट में भी है। तो इससे क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को इग्नोर कर रही है। अगर सेंट्रल पे और स्टेट पे दोनों में एक ही गवर्नमेंट होगी तो वो क्या होता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को इग्नोर करेगी। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो तो वही डिसीजंस लेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए। एक ही पार्टी के, अगर ए पार्टी के लोग हैं, ये ए पार्टी के लोग हैं और ए पार्टी के लोग दोनों जगह है, तो दोनों जगह दोनों लोग आपस में मिलकर डिसीजंस बनाएंगे ना, तो वो लोग क्या होगा, वो इग्नोरेंस भी मिलेगा थोड़ा बहुत। लेकिन अब क्या हो गया था, अब क्योंकि रीजनल पार्टीज आने लग गई थी, ठीक है, पहले तो यही चला आ रहा था, अब कुछ रीजनल पार्टीज आ गई थी। रीजनल पार्टीज के चलते क्या हुआ, अभी सेंट्रल में ए है तो स्टेट में बी पार्टी आ गई, स्टेट में दूसरी पार्टी आ गई। अब जो दूसरी पार्टी स्टेट में आई है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई भी काम करेगी नहीं। वो तो बोलेगी कि नहीं मेरे को तो मैं तो अपनी अपनी अलग बात मानूंगी, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट अब उस पार्टी को इग्नोर कर सकती है। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई, पावर शेयरिंग, मतलब एक पावर शेयरिंग हुई। मतलब सेंट्रल में जो गवर्नमेंट थी फ्रॉम अपोजिट पार्टी और स्टेट में जो गवर्नमेंट थी जो दूसरी अपोजिशन की, तो ये दोनों अपोजिशन ने साथ में एक फैसला लिया कि हम लोग साथ में इस पर्टिकुलर स्टेट को जो है चलाएंगे, ठीक है, तुम भी चलाओ मैं भी चलाऊंगा, मिलके चलाएंगे हम इस स्टेट को। तो इसको ये क्या हुआ, दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट को इग्नोर भी नहीं किया जा रहा था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को आप इग्नोर करोगे तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो तो दूसरी पार्टी से। तो ये मैंने एक सिंपल वे में आपको ये पूरा जो टॉपिक था ये समझा दिया। सो ये जो ट्रेंड था वो सपोर्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी सपोर्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अब अगर स्टेट गवर्नमेंट को आप इग्नोर करते हो या फिर आप अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत डिफिकल्ट हो गया था, तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट इन एन
एर्बिट्रेरी मैनर, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पहले तो इजीली इग्नोर कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन अब नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब इसमें क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी हो गया, इसमें क्या हो गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया, सुप्रीम कोर्ट भी अब देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दस फेडरल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग जो उस टाइम पे था, जो पहले के टाइम पे था, जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक ही लोग रूल कर रहे थे, अब वो चेंज हो गया था। अब अलग अलग पार्टीज रूल करिए तो पावर शेयरिंग भी इजी हो रही थी। अब फेडरल सिस्टम जो था वो भी चेंज हो गया था, और कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था तो बहुत अलग था, और अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत अलग है। अब इफ़ेक्टिव मैनर में जो है सारी चीज़ें हो रही है, पावर शेयरिंग जो है वो एक इफ़ेक्टिव मैनर में हो रही है। तो ये था हमारा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। तो अब देखिए अपनी बुक्स में, वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैव 2 or more tiers ऑफ गवर्नमेंट। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट इन आर कंट्री। अब देखो, चलो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। हमने फेडरलिज्म का फीचर्स में क्या पढ़ा कि फेडरलिज्म में 2 और मोर टियर्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि सिर्फ अभी तक हमने 2 लेवल देखा, एक था सेंट्रल एक था स्टेट, हमने उसके अलावा कोई और लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब देयर इज अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक और गवर्नमेंट जो है वो क्रिएट करी गई। लेकिन क्यों क्रिएट करी गई, व्हाट वाज द रीजन, रीजन बीइंग कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ के स्टेट्स की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश है रशिया से भी बड़ा, उत्तर प्रदेश को रशिया से भी बड़ा बताया गया है, ठीक है। इंडिया आर एज लार्जेस्ट, इंडिया मतलब इंडिया के जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वो यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं ना, या यूरोप जो है उसकी कंट्रीज़ के जितने ही हैं, ठीक है। एक कंट्री के बराबर तो इंडिया के स्टेट्स ही हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो वो जर्मनी के बिल्कुल मतलब वो जर्मनी और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन एक जैसी है, सामान्य है। और ये स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम, जर्मनी एक कंट्री है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, लेकिन पॉपुलेशन देखा जाए तो जर्मनी की और महाराष्ट्र की इक्वल है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इसमें अलग अलग तरह के लोग भी रह रहे हैं ना, डाइवर्सिटी भी देखने को मिल रही है, अलग अलग लोग हैं इन स्टेट्स में। पंजाब में पंजाबी हैं, तो मैं फिर से उत्तराखंड में आने वाली थी, बट देन मैं महाराष्ट्र में जाऊंगी कि मुंबई में मराठी पीपल है, तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन स्टेट्स की गवर्नमेंट के लिए भी इट इज़ नॉट ईजी कि ये लोग लोकल विलेज लेवल पे भी जाके देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब अगर उत्तराखंड की कोई सरकार है, उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, तो अब चीफ मिनिस्टर विकास नगर आके तो नहीं देखेंगे ना कि विकास नगर में क्या दिक्कत है, उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। भाई 13 डिस्ट्रिक्ट्स को भी देखो, 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो आते हैं, जैसे देहरादून में विकास नगर हो गया, देहरादून में आपका ऋषिकेश हो गया, देहरादून में आपका कालसी हो गया, तो इन सबको भी तो देखना है। ये सब कैसे देखे, विधानसभाएं इतनी हो गई है देहरादून, पहले 13 स्टेट्स को भी देखो, फिर 13 डिस्ट्रिक्ट्स को भी देखो, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो विधानसभा है उनको भी देखो, ठीक है। विधानसभा के अंदर भी फिर कॉलोनीज है, उनको भी देखो। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन है कि एक इंसान इतने सारी चीज़ें कैसे देखे। तो क्या हुआ, इन्होंने सोचा हम लोग एक 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट बना देते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। तो व्हेन द पावर इज टेकन अवे, तो अब यही हो गया कि जब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर ली जाती है, ठीक है, और उसको लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, विकास नगर के कोई भी डिसीजंस जो होगा उसकी पावर अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से ले ली गई है। अब जो विकास नगर में गवर्नमेंट आएगी, या विकास नगर का जो एक विकास नगर का जो अध्यक्ष बनेगा, या विकास नगर का जो मेन हमारे यहाँ नगर पालिका होती है, नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा, उसके पास जब उसको पावर दी जाती है, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो जो ये बेसिक आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन का, कि अब देखो, अब विकास नगर की बात करें तो विकास नगर के एक अपने इश्यूज है। विकास नगर में अगर मैं रह रही हूँ तो मुझे पता है ना विकास नगर में क्या दिक्कतें हैं, मुझे पता है कि यहाँ पे कहाँ पे किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर यहाँ पे कौन सा पानी कम आता है या ज़्यादा आता है, मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ। तो इसीलिए इन लोगों ने यही किया कि लोकल, मेरे को पता है कि अगर कोई बजट आता है तो वो बजट कहाँ स्पेंड करना चाहिए, मैं जानती हूँ ये चीज़। तो
यही ये चीज़ बाहर वाला या फिर ये चीज़ उत्तराखंड का सीएम जो है, सीएम ऑफ उत्तराखंड, उसको नहीं पता है। वो कैसे पता करेगा? इतना बड़ा स्टेट है उत्तराखंड, उसमें वो ये देखे कि विकास अगर में कहाँ पानी की दिक्कत आती है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। तो इसीलिए क्या था, ये लोकल लेवल पे जो थी गवर्नमेंट जो थी वो बनाएगी। तो लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की लोकल लेवल की एक अपनी गवर्नमेंट होगी। The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the levels of village. अच्छा, पहले क्या था कि पहले जो था, इन्होंने सोचा था कि हम लोग ये डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं और हम लोग ये पावर जो है ये विलेजर्स को देते हैं, लोकल लेवल पे देते हैं। तो पंचायत, विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट। पहले क्या था, ये सब ना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में थे। ये सब स्टेट जो ये पंचायती सिस्टम था, या फिर देखो अर्बन एरियाज में हो गया आपके पार्षद, ठीक है, जैसे नगर निगम हो गया। नगर निगम के बेसिकली जो पार्षद होते हैं वो हो गए आपके उस पे अर्बन एरियाज में। और विलेजेस में क्या होता है, विलेज में होता है पंचायत सिस्टम होता है। वहाँ पे जिला पंचायत बनता है, जो वो चलाता है, वो वहाँ की गवर्नमेंट होती है। तो इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेल्ड, इनके इलेक्शंस भी रेगुलरली नहीं होते थे। तो लोकल गवर्नमेंट पे ना कोई पावर नहीं थी, ठीक है, या आपने कोई रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में थे। लेकिन जब चेंजेस आए, जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए, अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, फिर से बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, और मेक द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। अब इन लोगों को बहुत पावरफुल और इफेक्टिव बनाया गया, ठीक है। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। अब लोकल गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो है, इनके रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। इनके रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन होंगे, ठीक है। पहले तो ये था, पहले इलेक्शंस रेगुलर बेसिस पे नहीं होते थे, अब होंगे। सीट्स आर रिजर्व्ड इन इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर। अच्छा, अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, हमने इनके बारे में भी पढ़ा था कि इनकी भी एक अपनी रिजर्व सीट्स होती है, इनको भी एक सीट्स मिलती है, ठीक है। कि आपको, मैं अगर शेड्यूल कास्ट हूँ मान लो, तो मेरी एक अपनी रिजर्व सीट है। मतलब मैं भी जाके, हमारे यहाँ कॉलेजेस में भी हमने देखा है शेड्यूल कास्ट को एक अलग सीट मिलती है, या ट्राइब को अलग। तो इन लोगों के लिए जो बैकवर्ड एरियाज जाते हैं, इनके लिए भी एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन एक जगह बनाई कि आपको भी हम लोग वो प्रिविलेज देंगे। मतलब आप कहीं से भी, आप अगर बैकवर्ड एरिया से आते हैं तो आपके लिए भी एक सीट जो है वो मैंडेटरी बनाई गई है, कि आप भी इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजिशन आर। अच्छा, अब इसमें 1/3 पोजिशन वेमेंस के लिए भी रिजर्व्ड है, ठीक है ना। वेमेन को भी एक, हमारे यहाँ होता है ना कि महिला सीट आई है इस बार, तो ऐसे में क्या होता है, महिलाओं के लिए भी जो सीट्स है वो रिजर्व करी गई। एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। हमारे यहाँ अब क्या हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी क्रिएट कर दी गई, जो कि ये देखेगी कि इलेक्शन सही तौर पे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कुछ वोट में चीटिंग तो नहीं हो रही है, या फिर कोई वोट खरीदने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो ये सब काम कौन देखता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो अब क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो भी जो है वो कुछ पावर जो है वो शेयर कर रही है, और जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट उस पैसे को भी पंचायत के, जो पंचायत में जीते हैं लोग, या फिर जो ये लोकल बॉडीज़ हो गए, जैसे हमारे पार्षद हो गए, इनके साथ शेयर किया जा रहा है वो पैसा। क्यों किया जा रहा है वो पैसा, कि आप लोग अपने अपने एरिया में भी काम कराओ, ठीक है। तो ये जो पैसा है ये भी शेयर किया जा रहा है, जो पावर्स हैं वो भी शेयर की जा रही है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज द नेम। अच्छा, रूरल जो एरियाज की गवर्नमेंट है उनको पंचायती राज बोला जाता है, कि पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं, जो जीतेगा वो उस पर्टिकुलर विलेज का हेड बनेगा। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। अब कुछ स्टेट्स में ग्राम पंचायत भी है। ग्राम पंचायत के आपने सुना होगा, इलेक्शंस होते रहते हैं ग्राम पंचायत बेसिकली। मेरे एरिया का तो आपको क्या बताऊँ। दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड। अच्छा, इसमें वार्ड मेंबर्स होते हैं, ऑफन कॉल्ड पंच एंड द प्रेसिडेंट और सरपंच, ठीक है। अब देखो, ये हो गया विलेज एरिया में। अगर इसी चीज़ को मैं हमारे रूरल एरियाज, हमारे इस अर्बन एरिया में, विच इज़ विकास नगर इज
वो अर्बन भी नहीं है, वो रूरल भी नहीं, वो बीच का एरिया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ नगर निगम होती, यहाँ पे नगर पालिका होती है। नगर पालिका में क्या होता है, अलग अलग वार्ड से, जैसे मैं वार्ड नंबर 10 से हूँ तो मेरे वार्ड नंबर 10 से एक हमारे यहाँ के जो हैं सभासद बने हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग वार्ड से अलग अलग सभासद होते हैं। इन सबके ऊपर भी एक हेड होता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको सरपंच कहते हैं। गांव में इसको सरपंच कहते हैं, हमारे यहाँ इसको प्रेसिडेंट कहते हैं। कि हमारे इन सभी वार्ड के बाद, इन सभी सभासदों के बाद एक और एक इनसे सीनियर होता है जो कि मुख्य होता है, इन सबका हेड होता है, ठीक है। तो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज, ठीक है। जो भी मतलब 18 ईयर्स अबव का जो भी है वो इंसान इन्हें वोट कर सकते हैं। इट इज़ अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर। अब ये ही लोग हैं जो हमारे पूरे एरिया का डिसीजन बनाते हैं। जो ये लोग हैं, आप जहाँ रहते हो, आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि आपका वार्ड में, अगर आप गांव में रहते हो तो आपका कौन पंचायत में आपका कौन सरपंच है, या फिर अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो तो आपके यहाँ का पार्षद कौन है। तो वो पार्षद जो होगा, वो जो उनकी पूरी बॉडी होगी, ये लोग ही आपका आगे डिसीजंस बनाएंगे। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम। ये सब ग्राम सभा के अंडर काम करती है। पंचायत की, ये हम विलेज की बात कर रहे हैं अभी, विलेज एरिया में। तो ये लोग जो है ये ग्राम पंचायत के अंदर, ग्राम सभा के अंदर काम करते हैं। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। सारे वोटर्स जो है वो इसके मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस। अब इनको बताना पड़ता है कि हम लोगों ने ये पैसा कहाँ लगाया है, और अगर हमने ये पैसा यहाँ लगाया है तो यहाँ डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। आपको पैसा तो मिल गया, लेकिन आपको वो पैसा लगा के दिखाना भी है कि हमने ये यहाँ लगाया। मतलब आपको हर पैसे का एक एक हिसाब देना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए भी क्या होता है, इसके लिए एनुअल बजट जो है ये दिखाने के लिए ट्वाइस और थ्राइस ईयर, 2 से 3 साल, मतलब 2 से 3 बार साल में ये लोग बैठते हैं, जिसमें सारे लोग होते हैं। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा बैठती है, जिसमें पंचायत जो मेन हेड होता है वो भी होता है, और बाकी सब लोग भी होते हैं जो देखते हैं कि इसने काम किया या नहीं किया। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप। अब यही जो लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जाता है। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और अ ब्लॉक और मंडल, ठीक है। कुछ 2-3 लोग जो है ये इस समिति को फॉर्म करते हैं। जैसे एक ट्रेजरर हो गया, एक वाइस प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट है तो एक वाइस प्रेसिडेंट, एक ट्रेजरर हो गया, एक सेक्रेटरी हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, एक मंडल फॉर्म करते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस रिस्पेक्टिव बॉडीज आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। सारे पंचायत मेंबर्स जो होते हैं, जो कि लोग वोट कर रहे हैं, इनके थ्रू ये लोग इलेक्ट होते हैं। ऑल द पंचायत समिटीज और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट जिला परिषद। फिर ये लोग जिला परिषद बनाते हैं, ठीक है। अपने से ऊपर जो इनका जिला परिषद होता है, जो डिस्ट्रिक्ट परिषद होता है, जैसे देहरादून डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज होगा या फिर हेड होगा, उसको कौन बनाता है, ये सारे पंचायती मेंबर्स जो हैं ये बनाते हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड ही होते हैं ज़्यादातर। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलएस ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर्स। जिला परिषद चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। तो यहाँ पे क्या होता है, ये लोग सब मेंबर्स जो होते हैं, इन लोगों को जिला परिषद किया जाता है। ये अदर डिस्ट्रिक्ट, इसमें एमएलएस भी हो गए, इसमें आपके लोकसभा के मेंबर्स भी हो गए, ठीक है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट इन अर्बन एरियाज एज वेल। अर्बन एरिया का मैंने आपको बताया पार्षद सिस्टम होता है। यहाँ पे पार्षद होता है, वहाँ पे अगर जिला सरपंच होता है तो यहाँ पे पार्षद होते हैं। पार्षद के ऊपर भी फिर एक होता है, ठीक है। बिग सिटीज कंसिडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये हो गया आपका नगर पालिका, ठीक है। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड एंड इलेक्टेड बाय बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। पार्षद म्यूनिसिपल चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड इन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी इन अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एज, इसको मेयर भी, अच्छा मेयर भी कहा जाता है। अब जैसे हम लोग देहरादून में हैं, तो देहरादून में एक मेयर हुआ, मेयर के अंडर कौन हो गए, ये सब लोग हो गए जो ये डिफरेंट पार्षद हैं। वार्ड नंबर इससे, वार्ड नंबर इससे, वार्ड नंबर उससे, ये सभी पार्षद जो है ये मिलके फॉर्म करते हैं। ये सब एक पार्षद एक जगह रहते हैं, और इनके ऊपर कौन होता है, मेयर होता है। जो मेयर होता है वो देखता है कि ये लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही पंचायत, जो पंचायत में ये अलग अलग जगह से जो लोकल ये लोग इकट्ठा होते हैं, जो ये पंचायत फॉर्म करते हैं। सरपंच होता है, इनके ऊपर कौन होता है, इनके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जो जिला वहाँ का इंचार्ज होता है। या जो ये लोग जिला, हमने क्या पढ़ा था कि जिला परिषद जो होता है वो इंचार्ज होता है, वो देखता है कि ये लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये डिफरेंट पंचायत में जो लोग इलेक्ट होते हैं, ये लोग ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये इंडिया में ही होता है, बाहर कहीं नहीं होता ये। इट इज़ द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट जो कि किया गया। आप आज देखो ना, आज के टाइम पे अगर
मैं उत्तराखंड से, मैं उत्तराखंड के बारे में ही फिर से बताऊंगी। मैं अगर बताऊं आपको तो हमारे यहाँ सबसे ऊपर हो गया प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद हो गए हमारे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद हो गए हमारे चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के बाद हो गए हमारे मेयर, मेयर के बाद हो गए हमारे डिफरेंट पार्षद्स, ठीक है, पार्षद जो भी हमारी लोकल गवर्नमेंट होती है, उनके बाद हो गया पंचायती सिस्टम, पंचायती राज। तो ये बॉडीज, अगर मैं अपना बेसिकली उत्तराखंड का ना लेके अपने बताऊं तो मेरे में सबसे ऊपर हो गए द हेड हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, फिर प्रेसिडेंट, फिर चीफ मिनिस्टर हो गए जो हमारे स्टेट के हैं, उसके बाद हो गए हमारे यहाँ के जो सभासद हैं जो हमारे यहाँ पे जीते हैं, वो हो गए वो चीफ मिनिस्टर के बाद मेयर, सॉरी मेयर, मेयर के बाद हो गए वो जो यहाँ के सभासद जीते हैं वो, ठीक है। तो सभासद के बाद कौन आता है? सभासद के बाद कोई नहीं आता है, सभासद के बाद बस सभासद तक ही होता है हमारे यहाँ, ठीक है। तो अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है तो मैं सभासद को बताऊंगी, अगर सभासद जो हैं उनको लगेगा कि हाँ इनकी प्रॉब्लम बताने लायक है तो वो ऊपर मेयर को बताएंगे, मेयर को लगेगा कि हाँ इसकी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है तो वो चीफ मिनिस्टर को बताएंगे। इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना ही हो तो अच्छा है। तो मतलब मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया था। देयर आर नाउ 36 lakh इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायती एंड म्यूनिसिपैलिटीज एक्सेट्रा ऑल ओवर द कंट्री। कितने लोग हैं? 36 लाख पीपल है, ठीक है। द नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज, नंबर बहुत कंट्रीज की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, इसने हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी फॉर्म करने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, ठीक है। अब हम लोगों ने आगे पढ़ेंगे कि विमेन रिप्रेजेंटेशन इन, आज देखो आज के टाइम जो विमेन रिप्रेजेंटेशन पहले था ना वो अब पहले तो बहुत कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब महिलाएं जो है वो राजनीति में बहुत आगे बढ़ रही हैं। At the same time, there are many difficulties while elections are held regularly and enthusiastically. Gram Sabhas are not held regularly. Most states' government have not transferred significant power to the local government, nor have they given adequate resources. We are thus still a long way from realizing the ideal of self-government. लेकिन आज भी ऐसा है कि आज भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जो लोकल गवर्नमेंट को अभी भी पावर्स नहीं दे रही है, जो लोकल गवर्नमेंट को उनका बजट नहीं दे रही है, जो लोकल गवर्नमेंट को वो पैसा नहीं दे रही है जिससे वो अपने पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट करा सके। तो आज भी हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट नहीं देख पाए हैं, अभी भी थोड़ा सेल्फ गवर्नमेंट में हम लोग पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वी आर द स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडिया। एक आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है ना, वो अभी तक हम में से किसी ने रियलाइज़ नहीं करी है, क्योंकि हमने देखी ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि उनको वो बजट मिलता है या नहीं मिलता है। आज इतना करप्शन है कि हम लोग वोट तो कर देते हैं, वोटिंग के समय हम लोगों को गिनाई जाती कि हमारे कॉलोनी में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन वोटिंग के बाद वो चीज़ें होती ही नहीं है, वो समस्याएं ख़त्म होती ही नहीं है ना। लेकिन उसके बाद भी हम लोग उन्हें वोट करते हैं, हम भी भूल जाते हैं, वो लोग भी भूल जाते हैं, यही होता है। तो एक आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, अब इसमें हम लोग उनको भी दोष नहीं दे सकते, क्या पता उनके भी कुछ रीजंस हो, उनको भी वो पावर्स ना मिली हो जो पावर्स से वो हमारे यहाँ एरिया को डेवलप कर सके। तो यही बात इसमें दी गई है कि आज भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरीके से वो पावर लोकल गवर्नमेंट को नहीं दे पाई है। सो दिस वॉज आवर चैप्टर फेडरलिज्म। आई होप आपको ये समझ आ गया हो, और मैंने स्टोरी की तरह समझाया तो ईजी ही पढ़ा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।